नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं रोज की तरह कि आज पाठशाला में क्या क्या है और किस किस की क्लास लगाने वाला हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने वो किया कि केजरीवाल, ममता, किसान आंदोलन सब फेल दिख रहे हैं। आज उसके बारे में बताऊंगा। जो काम सालों पहले गांधी परिवार को कर देना था वो अब नरेंद्र मोदी ने कैसे कर दिया है उसके बारे में बताऊंगा। किसानों की ट्रैक्टर रैली में आज राकेश टिकैत ने क्या कर दिया उसका चैप्टर भी है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान का मोदी ने अब पानी भी रोक दिया। संदेश खाली मामले में आज कोर्ट ने ममता सरकार को कैसे बड़ा झटका दिया है। 2024 के चुनाव में मोदी शाह किस किस सांसद का टिकट काटने वाले हैं यूपी में। ईडी के संबंध से बचते केजरीवाल को कोर्ट में गलती हो गई, ये क्यों कहना पड़ा, आज इसका चैप्टर भी। दिल्ली में लाख लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए का पानी का बिल आ रहा है लोगों का। क्या केजरीवाल की नैया डूबेगी? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए? इस पर पब्लिक क्या बोल रही है आज आपको यह भी दिखाऊंगा। यूपी में पेपर लीक मामला। पेपर लीक करने वालों के घर पर क्या बुलडोजर चलवाने वाले हैं सीएम योगी? यूपी में पर्चा लीक करने वालों तक पुलिस पहुंची कैसे, आज इसके बारे में बताऊंगा। आगे क्या होने वाला यह भी बताऊंगा। और जिस रेलवे को सबने बताया बेकार, मोदी ने उसी में कैसे कर दिया चमत्कार, इसका चैप्टर है। और आखिर में फैक्ट फैक्टर में रेलवे स्टेशन आप कई बार देखते हो उनके नाम में रोड लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है, क्यों रेलवे स्टेशन के नाम में रोड लिखा होता है, इसका फैक्ट बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही है। पुलिस जांच में पता चला कि हत्याकांड में जिस कार का इस्तेमाल किया गया उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के परिसर में जो व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ चल रही है उसे जारी रखने का आदेश दे दिया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले 31 जनवरी को वाराणसी की जिला अदालत ने व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की छूट दी थी। पाकिस्तान के लाहौर में भीड़ ने पहनावे की वजह से एक महिला को घेर लिया और उसकी जान तक लेने की कोशिश की। असल में हुआ यह कि एक होटल में खाने के लिए जो महिला पहुंची थी उसकी ड्रेस पर अरबी भाषा में कुछ प्रिंट था। इन लोगों ने उसे कुरान की आयत बताते हुए महिला पर ईश निंदा का आरोप लगा दिया। इसके बाद देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। महिला को चारों तरफ से घेर लिया गया। समय रहते पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को थाने ले गई। हालांकि जांच में पता चला कि महिला की ड्रेस पर अरबी में कुछ शब्द लिखे थे, ना कि कुरान की आयतें लिखी। टीम इंडिया ने रांची टेस्ट में, जो कि चौथा टेस्ट मैच था इस सीरीज का, उसमें इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना ली है। यानी एक मैच बाकी रहते ही सीरीज पर कब्जा कर लिया। यह घरेलू मैदानों में पिछले 12 सालों में भारत की लगातार 17वीं जीत है। मशहूर गजल गायक पंकज उधास का आज 72 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। पंकज उधास की बेटी ने उनके निधन की जानकारी दी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पंकज उधास के निधन पर दुख जताया और ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि मोदी ने ऐसा क्या किया कि केजरीवाल, ममता, किसान आंदोलन सब फेल दिख रहे हैं। जो काम सालों पहले गांधी परिवार को करना था मोदी ने कैसे कर दिया। किसानों की ट्रैक्टर रैली में आज राकेश टिकैत ने क्या कर दिया। और दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान का मोदी ने पानी कैसे रोका। संदेश खाली में आज हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका कैसे दिया। और यूपी में मोदी शाह किस किस सांसद का टिकट काटने वाले हैं, आज इसका चर्चा। अगर फाइनल एग्जाम सिर पर हो और आप एक के बाद एक यूनिट टेस्ट में ही फेल हो रहे हैं तो बॉस आपका फाइनल रिजल्ट ऑलरेडी समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है। वही हाल विपक्ष का हो रखा है। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव का इम्तिहान खड़ा है। चाहे ममता हो, केजरीवाल हो या मोदी की नई चुनौती बताया जा रहा किसान आंदोलन हो, सब फेल होते दिख रहे हैं। उधर नरेंद्र मोदी चौड़े में अपना रिपोर्ट कार्ड लिए घूम रहे हैं कि देख लो बॉस,
कैसे डिस्टिंक्शन से पास हुआ जाता है, ये नरेंद्र मोदी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। मोदी क्या कर रहे हैं और विपक्ष के साथ क्या हो रहा है, पहले उसका ट्रेलर आपको दिखा देता हूं, फिर एक एक करके डिटेल में सब बताऊंगा। जैसे पूरे देश को हिला देने वाले संदेश खाली के मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता सरकार की बड़ी फजीहत हुई। हाईकोर्ट ने टीएमसी के उस दावे की हवा निकाल दी जिसमें यह कहा गया था कि कोर्ट की रोक की वजह से संदेश खाली में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है बॉस, शेख शाहजहां को गिरफ्तार करो। और इसकी पूरी डिटेल क्या क्या कोर्ट ने कहा है अभी आपको आगे बताऊंगा। इंडी गठबंधन में शामिल अरविंद केजरीवाल को भी आज कोर्ट में झटका लगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में गलती हो गई ये कहना पड़ा। मानहानि के केस में अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने माना कि उनसे गलती हो गई। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को देख लीजिए। वो चुनाव के वक्त अपनी पार्टी की तैयारियों को छोड़कर कहा जा रहा विदेश जा रहे हैं। इधर राहुल विदेश जा रहे हैं, उधर उनकी पार्टी के सांसद बीजेपी में जा रहे हैं। आज झारखंड में कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता कोड़ा भी बीजेपी में शामिल हो गई। यानी विपक्ष की तैयारी तो गड़बड़ दिख रही है। यूनिट टेस्ट में फेल होते दिख रहे हैं ये लोग। इसी बीच यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बता देता हूं। यूपी में राज्यसभा को लेकर बड़ा खेल हो सकता है। कल यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने विधायकों की बैठक बुलाई। कहा जा रहा है, सूत्र दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के 8 विधायक इसमें अब तक नहीं पहुंचे हैं बैठक में। अमेठी से विधायक महाराजी देवी नहीं पहुंची, एमएलए विनोद चतुर्वेदी बैठक में नहीं पहुंचे हैं, एमएलए पूजा पाल भी इस बैठक में नहीं पहुंची हैं, सूत्र दावा कर रहे हैं। इसके अलावा अंबेडकर नगर के एमएलए राकेश पांडे, ऊंचाहार से एमएलए मनोज पांडे, ये सारे लोग बैठक में नहीं आए हैं। गौरीगंज के एमएलए राकेश प्रताप सिंह नहीं पहुंचे हैं, एमएलए पल्लवी पटेल भी इस बैठक में नहीं पहुंची है, बताया जा रहा है। यानी समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है राज्यसभा चुनाव में अगर यही स्थिति रही, जिसके बारे में मैंने आपको कल पहले बताया भी था। 8 विधायक अखिलेश यादव की बैठक में नहीं पहुंचे हैं, यह सूत्र दावा कर रहे हैं। यानी विपक्ष की हालत खस्ता दिख रही है, कमजोर दिख रही है। राज्यसभा चुनाव में यह हाल है, सोचिए लोकसभा में क्या होगा। हालांकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का खेल तो फीका दिख रहा है। अभी तक विपक्ष वैसा माहौल ही नहीं बना पा रहा जिससे चुनाव में कोई करंट दौड़े। इन सारे नेताओं का हिसाब आपको आगे विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा आपको किसान आंदोलन के बारे में पहले बता देता हूं। मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके किसान आज सड़क पर ट्रैक्टर लेकर उतर गए। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर आज किसानों ने देश भर में ट्रैक्टर के जरिए हाईवे जाम करने का प्लान बनाया था। किसान दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर आज ट्रैक्टर लेकर उतरे। यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, उसकी तस्वीर देखिए। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान हाईवे पर ट्रैक्टर लेकर निकलते हुए दिखे। गाजियाबाद में भी किसान ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतर गए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत ने भी प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर मार्च निकालने के बाद टिकैत अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर गए। ये तस्वीरें देखिए, ट्रैक्टर तो लेकर ये लोग निकले ही हैं, राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ आ गए। किसानों ने आज ये मार्च WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ निकाला। किसान चाहते हैं कि भारत WTO से बाहर निकल जाए। उनका दावा है कि इससे बाहर आए बिना उन्हें MSP की लीगल गारंटी नहीं मिलेगी। इसी तरह पंजाब और यूपी के कुछ जगहों पर भी किसान ट्रैक्टर मार्च लेकर निकले, लेकिन किसानों के इस प्रदर्शन की आज भी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। यानी विपक्ष किसान आंदोलन से जिस तरह के सियासी फायदे की उम्मीद लगाए बैठा है, उसमें फिलहाल उसे निराशा ही मिलती दिख रही है। किसानों का ट्रैक्टर मार्च आज हुआ तो जरूर, लेकिन कोई बहुत माहौल नहीं बना पाया। लेकिन उधर नरेंद्र मोदी अलग मोड में चल रहे हैं। वो काम करने का मानो 5th गियर लगाकर बैठे हैं नरेंद्र मोदी। जैसे आज नरेंद्र मोदी ने रेलवे के कायाकल्प की सबसे बड़ी योजना की शुरुआत कर दी। पीएम मोदी ने 41,000 करोड़ रुपए में 41,000 करोड़ रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 2,000 प्रोजेक्ट को शुरू किया, जिससे रेलवे की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। इसमें देश के 553 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने का भी प्लान है। 553 रेलवे स्टेशन में क्या आपके शहर का भी रेलवे स्टेशन है? इसके बारे में बकायदा एक पूरा चैप्टर आपको दिखाऊंगा पाठशाला में आगे। लेकिन इससे पहले कल पीएम मोदी ने देश के 5 राज्यों में 5 नए एम्स अस्पताल का उद्घाटन किया।
और 5 राज्यों में से 3 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। मतलब तुरंत कोई ये ना कह दे कि अरे एम्स तो इसलिए खोले क्योंकि 2024 का चुनाव। 5 में से 3 राज्य जहां एम्स खुले हैं वहां बीजेपी की सरकार भी नहीं है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के घोषणा पत्र में किए वादों को तो पूरा कर ही रहे हैं, साथ ही वो उन काम को भी कैसे निपटा रहे हैं जिन्हें बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो आज पूरे हो रहे हैं। मैं आज आपको 3 खबरें बताता हूं नरेंद्र मोदी से जुड़ी। आप खुद देखिए कि नरेंद्र मोदी ने देश के विकास को गति देने का कैसे 5th गियर लगा रखा है। सबसे पहले रायबरेली में एम्स का उदाहरण देखिए। यह गांधी परिवार का गढ़ है रायबरेली। रायबरेली एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से फिरोज गांधी सांसद रहे, इंदिरा गांधी सांसद रही, अरुण नेहरू सांसद रहे। साल 2004 से 2014 तक अपनी सरकार में सोनिया गांधी भी सांसद रही। लेकिन इस हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली में 2009 में जाकर एम्स बनाने का ऐलान होता है। बनता नहीं है, ऐलान होता है 2009 में कि हम एम्स बनाएंगे। 2014 तक मामला लटका रहता है और फिर काम पूरा होता है नरेंद्र मोदी की सरकार में जाकर। मतलब रायबरेली जिता है गांधी परिवार को और रायबरेली को एम्स बना के दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जिन्होंने लंबे समय तक राज किया, उन्होंने जनता के लिए काम करने की बजाय अपनी पूरी ताकत एक परिवार को आगे बढ़ाने में लगा दी। एक बार सुनिए रायबरेली में एम्स के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताता हूं वो दूसरा और तीसरा काम जो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है, जो सालों से अटका हुआ था। जब मैंने देशवासियों को नए भारत के निर्माण की गारंटी दी थी, तो ये विपक्ष के लोग जो आए दिन मुझे गाली देने के शौकीन हैं, वो उसकी भी मजाक उड़ाते थे। आज देखिए, लोग नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी। सामान्य जन को सुविधा देने की नीयत और निष्ठा में खोट थी। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही और वही आज भी हो रहा है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आज भी ये लोग राहुल गांधी को ही बार बार रिलॉन्च कर रहे हैं। और आप सोचिए बॉस, रायबरेली ने इस गांधी परिवार को बार बार जिता कर भेजा, वहां एक एम्स नहीं बना। वो काम पूरा होता है नरेंद्र मोदी जब आते हैं तब। अच्छा, आप दूसरा उदाहरण देखिए। आप सोच सकते हैं सिक्किम को पहला रेलवे स्टेशन मिलने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार आने का इंतजार करना पड़ा है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सिक्किम में अभी तक कोई रेलवे स्टेशन ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया। सिक्किम में फिलहाल कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। यहां के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में, जो 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। पश्चिम बंगाल के सिभोग से सिक्किम के रंगपो तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। 80% काम पूरा हो गया। नॉर्थ ईस्ट का यह राज्य भी जल्दी ही रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। सिक्किम तक रेलवे लाइन को पहुंचना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉर्डर पर भारत और चीन की सेना आमने सामने है। बॉर्डर स्टेट में कनेक्टिविटी बढ़ने से देश की सेना को सीधे फायदा होगा। साल 1975 में सिक्किम ऑफिशियली भारत का 22वां राज्य बना था, 1975 में, और तब से लेकर 49 साल हो गए बॉस, 49 इयर्स। सिक्किम आज भी रेलवे स्टेशन का इंतजार ही कर रहा है। आज रेलवे परियोजनाओं के लिए उद्घाटन पर नरेंद्र मोदी ने जाकर सिक्किम के लिए रेलवे लाइन बिछाने और रेलवे स्टेशन बनाने की बात की। पीएम ने कहा कि जो पहले कभी सपना हुआ करता था वो अब हकीकत में बदल रहा। आप सोचिए बॉस, क्या इस देश में एक रेलवे स्टेशन ये लोग नहीं बना के दे पाए इतने साल में। सुनिए आज मोदी जी ने क्या कहा। बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात
हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे, लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो, लेकिन आप देखिए, जो कभी आप कल्पना में सोचते थे, आज हम आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। अब आपको तीसरा काम बताता हूं नरेंद्र मोदी का। रायबरेली में एम्स बताया, सिक्किम में रेलवे स्टेशन बनने का जो प्रयास हो रहा है वो बताया। अब तीसरा काम सुनिए कि कैसे सालों से काम अटका रहे तो कोई नरेंद्र मोदी आकर उसको पूरा कर रहे हैं। आप देखिए, पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोककर भारत के 45 साल के इंतजार को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। मोदी सरकार में भारत की रावी नदी का पानी पाकिस्तान में जाने से रोक दिया नरेंद्र मोदी ने। साल 1960 में दरअसल एक समझौता हुआ था जिसके तहत यह तय हुआ था कि रावी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। 1960 में हुआ। फिर साल 1979 में 1979 में पंजाब और जम्मू कश्मीर की सरकारों के बीच यह समझौता हुआ कि पानी रोकने के लिए बांध और शाहपुर कंडी बैराज बनाया जाएगा। साल 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने शाहपुर कंडी बैराज बनाने की आधारशिला रखी। 1960 में तय हुआ यह पानी भारत का है। 1995 तक आधारशिला ही रखी जा रही है। अब आगे सुनिए। साल 2008 में शाहपुर कंडी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, लेकिन काम कब शुरू हुआ? 2013 में जाकर। 1960 से 2013 तक काम ही नहीं शुरू हो पाया। फिर साल 2014 में पीएम मोदी को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया, जिसके बाद उन्होंने इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई कि क्यों बार बार काम रुक रहा है, जरा देखिए। और चेयरमैन किसको बनाया? अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। सोचिए नरेंद्र मोदी ने इस काम को कितना अहम इंपॉर्टेंट माना कि भारत का पानी पाकिस्तान कैसे जा रहा है, बॉस रोको इसको। इसके बाद भी लगातार अड़चने आती रहीं। महबूबा मुफ्ती की उस वक्त सरकार थी, उन्होंने पंजाब सरकार से 600 करोड़ का मुआवजा मांग लिया, जिससे यह मामला फिर एक बार अटक गया। आखिरकार साल 2018 में मोदी सरकार के दखल की वजह से दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ और अब बैराज का काम पूरा होने से रावी नदी का पानी जो पाकिस्तान में जा रहा था, वो पानी पाकिस्तान में जाना बंद हो गया। और इससे सीधे देश को यानी भारत को फायदा हो रहा है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के किसानों को 1150 क्यूसेक पानी का फायदा मिल सकेगा, जो अब तक पाकिस्तान को जा रहा था। 1960 से पाकिस्तान भारत का पानी लेकर अपने किसानों को दे रहा है। अच्छा, वो क्या बोलेगा? बोलेगा रोकना रोक लो, तुम काम ही नहीं कर पा रहे, रोक ही नहीं पा रहे, हम क्या करें? अब जाकर यह काम हो रहा है। इससे 82 किलोमीटर लंबे रूट में 32,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगा। पंजाब के किसानों को 5,000 क्यूसेक पानी मिलेगा। इसी के साथ अगले साल के अंत तक इस बैराज से बिजली भी निकालने का प्रोग्राम है, जिससे पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली भी मिलेगी। आप सोचिए, सालों साल से अटका काम नरेंद्र मोदी आकर करके दिखा रहे हैं। यानी करने की इच्छा शक्ति हो सकता है ना बॉस। नरेंद्र मोदी तो एक के बाद एक वो काम निपटा रहे हैं जो देश में सालों से लटके थे। दूसरी तरफ विपक्ष अपने ही मामलों में फंसा है। आप संदेश खाली का मामला देखिए, जहां महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के आरोप टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर लगे, लेकिन अभी शेख शाहजहां फरार है, अब भी फरार है। 50 दिन से ऊपर हो गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और इस मामले में आज ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को तगड़ी फटकार लगाई। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई, इसी वजह से पुलिस शाहजहां शेख को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर हमने कोई रोक नहीं लगाई है बॉस, पुलिस शाहजहां शेख को फौरन गिरफ्तार करे। शाहजहां शेख के खिलाफ बंगाली और अंग्रेजी अखबारों में पब्लिक नोटिस जारी करने के लिए कहा है हाईकोर्ट ने। आप सोचिए, इतने गंभीर आरोप शेख शाहजहां पर लगे हैं और उसे अरेस्ट करने के लिए हाईकोर्ट को बोलना पड़ रहा है, उस राज्य में जहां महिला मुख्यमंत्री है। और बात इतनी भर नहीं है कि हाईकोर्ट में बंगाल सरकार की फजीहत हो। हाईकोर्ट ने तो संदेश खाली मामले को लेकर बेहद सख्त बात कही है। कोर्ट ने कहा कि संदेश खाली का मामला पिछले 4 साल से उबल रहा है और अब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ।
आज राज्य सरकार रिपोर्ट में बता रही है कि सरकार छीनी गई जमीनों को मुक्त कराने के लिए कदम उठा रही है। कोर्ट ने कहा कि इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए कि संदेशखाली में जमीनें नहीं कब्जाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि और अब सबूत नहीं चाहिए, अब सीधे सजा दी जाएगी। यानी अदालत ना हो तो बंगाल में पता नहीं उन महिलाओं को न्याय मिल पाए या ना मिल पाए। लेकिन कमाल की बात यह भी है कि जो शेख शाहजहां 50 दिन से फरार है, उसे लेकर टीएमसी के नेता दावा कर रहे हैं कि 7 दिन में उसको पुलिस पकड़ लेगी। ओ बॉस, 7 दिन में पकड़ लेगी, 50 दिन से नहीं मिल रहा था। या फिर जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि सब पता है कहां है, उसमें सच्चाई है, यह सवाल पूछा जाएगा। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद टीएमसी नेता ने कहा कि अब हाईकोर्ट ने इस मामले को क्लियर कर दिया है, हमें भरोसा है कि बंगाल पुलिस उसे 7 दिन में पकड़ लेगी। एक बार सुनिए टीएमसी नेता कुणाल घोष क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं कि बंगाल में शाहजहां शेख तो गया, फरार है, लेकिन जो लोग सच जानने जा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। We have full trust and confidence upon our police. हम लोग ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं 7 दिन का अंदर ये शाहजहां पुलिस के। जिस वक्त एक महिला मुख्यमंत्री को अपने राज्य की महिलाओं को न्याय दिलाना चाहिए, उस वक्त आप सोचिए कि कोर्ट कैसी कड़ी फटकार लगा रहा है उन्हें। सोचिए बंगाल में हालात क्या हो चुके हैं, और सोच नहीं सकते तो देखिए बंगाल में हालात क्या हो चुके हैं। कल ही एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेशखाली जा रही थी। इसे बंगाल पुलिस ने संदेशखाली जाने से पहले अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को भोजेरहाट इलाके में रोका, जो संदेशखाली से करीब 50 किलोमीटर पहले पड़ता है। फिर हंगामे के बाद वहीं से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों को कोलकाता के पीएचक्यू लाल बाजार पुलिस स्टेशन लाया गया। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में कोई मामूली लोग नहीं थे। पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी तक शामिल थे। मतलब कोई ऐसे ही उठ के नहीं चला गया। एक हाईकोर्ट का पूर्व चीफ जस्टिस जा रहे हैं, वो अरेस्ट करके थाने में बैठा लिए गए। जब फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेशखाली जाने से रोका गया तो टीम के सदस्य वहीं धरने पर बैठ गए थे। सोचिए आपकी एक पूर्व चीफ जस्टिस को गिरफ्तार किया गया। अब क्या बंगाल पुलिस को पूर्व चीफ जस्टिस से भी खतरा दिख रहा था? सुनिए पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने क्या कहा। वहाँ कुछ 144 सेक्शन नहीं था, हम कुछ करे भी नहीं। 60-70 किलोमीटर पहले अरेस्ट करें, यही खाली बंगाल में होता है। बीते 10 दिन या 15 दिन से पूरा देश देख रहे हैं ना यहाँ क्या हाल है। जो कल्प्रिट है वो बाहर फिर रहे, जो विक्टिम है उसके ऊपर दबाव है। जो हम जैसे लोग और प्रेस वाले वो जो करने जा रहे उसको न जाने नहीं दे रहे, यहाँ तक कि अरेस्ट भी कर रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जो अपराधी है वो फ्री में घूम रहा है, खुले में घूम रहा है, और जो लोग सच जानना चाह रहे हैं, मदद करना चाह रहे हैं, उन पर एक्शन हो। यह बंगाल का हाल है बॉस। 2024 को लेकर विपक्ष की तैयारियों का स्टेटस तो यह है कि अभी भी कई राज्यों में गठबंधन की गाड़ी अटकी हुई है, उम्मीदवारों के ऐलान की फाइल अटकी हुई है। उधर बीजेपी ने यह लिस्ट भी तैयार कर ली है कि किसे टिकट देना है और किसका काटना है। यूपी में बीजेपी ने 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट रख लिया है, इसलिए सबसे ज्यादा उलटफेर यूपी में होने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 2019 में जीते हुए 62 सांसदों में से कुछ के टिकट खतरे में है और उनकी जगह नए चेहरों को यूपी में मौका दिया जा सकता है। जिन सांसदों के टिकट बीजेपी काट सकती है उसमें प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी का नाम हो सकता है, सूत्र कह रहे हैं। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी का नाम हो सकता है। मथुरा से हेमा मालिनी का टिकट कट सकता है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी, बरेली से संतोष गंगवार और डुमरियागंज से जगदंबिका पाल का नाम सामने आ रहा है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि भैया इन लोगों का टिकट कटने वाला है, इनको शायद नहीं मिले इस बार टिकट। इनके अलावा यूपी से आने वाले 2 और मंत्रियों का टिकट भी कट सकता है, कहा जा रहा है। बीजेपी में नेताओं के टिकट कटने की चर्चा है तो इंडी गठबंधन में पार्टियां अपने ही सहयोगियों को काट रही हैं। जैसे राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड पर इंडी गठबंधन में उनके सहयोगी ने खेल कर दिया। सीपीआई ने महिला उम्मीदवार एनी राजा को वायनाड सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। एनी राजा सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी है। यह बात तो पहले से क्लियर हो गई थी कि केरल में कांग्रेस और लेफ्ट का साथ लड़ना तय नहीं है, लेकिन क्योंकि सीपीआई इंडी गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए उम्मीद थी कि राहुल गांधी के लिए सीपीआई वायनाड सीट छोड़ देगी।
लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये तो इनका हाल है। उधर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं वो भी आपको बता दिया। अब आप खुद बताइए कि क्या होगा 2024 के चुनाव। पाठशाला की अब अगली क्लास। ईडी के समन से बचते केजरीवाल को कोर्ट में गलती हो गई, ये क्यों कहना पड़ा। दिल्ली में लाख लाख रुपए का पानी का बिल आ रहा है। केजरीवाल की नैया डूबने वाली है क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए? आज आपको दिखाऊंगा कि इस पर पब्लिक क्या बोल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, या कहिए कि उनका अंदाज यही रहा है कि अगर कोई काम ना हो तो मोदी सरकार पर आरोप लगा दो। दिल्ली में कोई परेशानी हो, जिम्मेदारी मोदी सरकार को पर डाल दो। बात चाहे ईडी के संबंध की हो या फिर दिल्ली की समस्याओं की, केजरीवाल का यह रवैया लगातार जारी है। इस समय दिल्ली में पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसके लिए केजरीवाल ने नया ड्रामा भी शुरू कर दिया। एक तरीके से आप देखिए कि दिल्ली में सरकार केजरीवाल की, दिल्ली जल बोर्ड भी केजरीवाल का, दिल्ली में फ्री पानी का ऐलान केजरीवाल का, फिर भी 2 से 3 लाख रुपए का एक आदमी का बिल आया पानी का, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि बिल फाड़ दो, हम बिल माफ करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं करने दे रही। यानी इसमें भी गलती मोदी सरकार की। इसी तरह से ईडी के संबंध का मामला देखिए। दिल्ली में सरकार केजरीवाल की, नई शराब नीति भी केजरीवाल लाए, नई शराब नीति आपने बनाई, घोटाले के आरोप लगे, शराब नीति आपने रद्द की, नई शराब नीति में एक्शन हुआ तो आपके नेता उसमें फंस रहे हैं, गवाहों ने आपके नाम लिए तो ईडी ने समन भेजा और आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार हमको जानबूझ के परेशान कर रही है। दिल्ली वालों के पानी के बिल लाखों में आ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की ही होगी, लेकिन केजरीवाल सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि वो कितनी मुश्किल से सरकार चला रहे हैं, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए, नोबेल अवार्ड। सुनिए एक बार केजरीवाल जी को। के स्कूल रोकने की कोशिश करी, इतने घटिया लोग हैं ये लोग। दिल्ली के स्कूल ये चाहते हैं कि गरीबों के बच्चों को जो शिक्षा इनके बच्चों को मिलती है वैसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए गरीबों के बच्चों को। इन्होंने दिल्ली के अस्पताल रोकने की कोशिश करी। पिछले साल इन्होंने 3 महीने के लिए, ये तो मैं बता नहीं पाता आप लोगों को, रोज में जिस तरह से मेरा दिल जानता है कैसे सरकार चला रहा हूं। एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मेरे को इस बार इसके लिए। कि किस तरह से बीजेपी वालों ने और दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के लोगों को दुखी करा और किस तरह से दिल्ली वालों का बेटा करके दिल्ली के लोगों की सारी समस्याओं का समाधान केजरीवाल। इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ऐसी चीजों के लिए नोबेल प्राइज मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, स्कूल बनाने में बीजेपी दिक्कत पैदा कर देती है, अस्पताल बनाने में बीजेपी दिक्कत पैदा कर देती है, काम 10 तरह का करने में बीजेपी दिक्कत पैदा कर देती है इनके आरोप के मुताबिक, लेकिन शीश महल बनाने में बीजेपी दिक्कत पैदा नहीं कर पाई। 4-4 लाख का कमोड लगाने में बीजेपी कुछ ना कर पाई इनका। 8-8 लाख के पर्दे लगाने में बीजेपी कुछ ना कर पाई। करोड़ों के मार्बल लगाने में बीजेपी इनको नहीं रोक पाई, लेकिन पब्लिक का काम करने में इनको बीजेपी रोक देती। गजब नहीं है? केजरीवाल को नोबेल ना सही, एक अवार्ड तो इसलिए भी मिलना चाहिए कि वो कितनी बार ईडी के संबंध को इग्नोर कर चुके। आज केजरीवाल ईडी के 7वें संबंध पर भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी लगातार समन भेज रही है। केजरीवाल ईडी के समन को नजरअंदाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईडी का समन गैरकानूनी है। भाई गैरकानूनी है तो आप कोर्ट क्यों नहीं चले गए कि इसको खारिज कीजिए? कोर्ट गई ईडी और कह रहे हैं कि गैरकानूनी समन है। केजरीवाल ने तो ईडी के समन को दिल्ली में कांग्रेस के साथ आपके गठबंधन से जोड़ दिया। अब कह रहे हैं कि ईडी के जरिए कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने का दबाव डाला जा रहा है। आज गठबंधन किए हैं, ईडी का 7वां समन है, तब 6 समन तो पहले आए, तब तो कांग्रेस वाले आपको कोस रहे थे, आप उनको सीट देने को तैयार नहीं थे, और आज डाल दिया कि हमारा गठबंधन हो गया इसलिए समन भेज रही है ईडी। सुनिए एक बार। क्या ईडी को, केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना। वो खुद ही कोर्ट गए हैं तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे। अब कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में समन पे समन भी भेजे जा रहे हैं, तो उनका मकसद बेसिकली ये है, इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं भाई गठबंधन तोड़ दो। गठबंधन नहीं तोड़ेंगे हम। कमाल की बात करते हैं। ईडी ने समन इसलिए भेजा क्योंकि कोर्ट के पास जब वो गए
तो कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया कि आप समन नहीं भेज सकते। और अगर ईडी का सम्मन इतना गैर कानूनी है तो केजरीवाल कोर्ट के पास क्यों नहीं गए, इसका जवाब आज तक नहीं देते। बात सही है कि ईडी खुद समन की अनदेखी पर कोर्ट गई, लेकिन मामला समन की लीगैलिटी को लेकर है ही नहीं। कोर्ट में किस बात की सुनवाई हो रही है आपको वो भी बता देता हूं, क्योंकि सर जी तो घुमा देते हैं, फैक्ट आपको पता रहना चाहिए। ईडी के समन की लगातार अनदेखी पर ईडी ने कोर्ट में याचिका लगाई। ईडी ने कहा था कि केजरीवाल जानबूझकर समन को नहीं मान रहे। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि समन की अनदेखी करके केजरीवाल अपराध कर रहे हैं, यह कोर्ट ने कहा है। इस मामले में कोर्ट समन की वैधता पर अपना फैसला नहीं सुनाने वाला। कोर्ट केजरीवाल के समन पर पेश नहीं होने पर फैसला सुनाएगा, और प्रथम दृष्टया ऑलरेडी कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। समन की वैधता और समन पर पेश नहीं होना दोनों बिल्कुल अलग बात है, लेकिन केजरीवाल जी अपने मन की कहानी सुनाते हैं। यानी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो कह रहे हैं कि समन गैर कानूनी है, तो उस पर कोर्ट का फैसला नहीं आने वाला, बल्कि केजरीवाल ने समन पर पेश न होकर जो ऑफेंस किया है उस पर कोर्ट फैसला देगा। अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी के समन को इग्नोर कर रहे हैं। इसी पर आज मैंने शाम 5:55 पर अपने नए शो देश का मूड मीटर में जनता से सवाल पूछा था कि केजरीवाल का ईडी के समन को बार बार इग्नोर करना क्या दिखाता है। बड़ी संख्या में लोगों ने, हजारों लोगों ने वोट किया, और सर्वे में ज्यादातर लोगों ने माना कि केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर है, इसलिए वो समन को इग्नोर कर रहे हैं। करीब 80% लोगों ने कहा कि केजरीवाल को अरेस्ट होने का डर है। करीब 19% लोगों ने माना कि केजरीवाल सियासी माहौल बना रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूं इस सर्वे में लोगों ने क्या कहा। केजरीवाल का ईडी के समन को बार बार इग्नोर करना क्या दिखाता है। ऑलमोस्ट 80% लोगों ने कहा कि यह केजरीवाल का डर दिखाता है। 2% लोगों से भी कम लोगों ने कहा कि ईडी का समन गलत है, और 18.5% से ज्यादा लोगों ने कहा कि केजरीवाल राजनीतिक माहौल बना रहे हैं। फिर हमने केजरीवाल पर दूसरा सवाल पूछा कि अगर केजरीवाल बार बार ईडी का समन फॉलो नहीं कर रहे तो क्या करना चाहिए ईडी को। इस पर ज्यादातर लोगों ने कहा कि केजरीवाल को अरेस्ट कर लेना चाहिए। दिल्ली के बहुत सारे व्यूअर्स ने वोट किया कि केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए। देखिए 84.3% लोगों ने वोट किया आज देश का मूड मीटर में शाम 5:55 पर कि केजरीवाल को अरेस्ट कीजिए अगर वो समन को नहीं मान रहे हैं। 13.2% लोगों ने कहा कि कोर्ट का इंतजार होना चाहिए कोर्ट के फैसले का, और 2.5% लोगों ने कहा कि फिर से समन भेजिए। तो ये पब्लिक का मूड है भाई कि केजरीवाल को अरेस्ट हो जाना चाहिए। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री किसी एक चीज में नहीं फंसे हुए, कहीं वो ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं तो कहीं वो सुप्रीम कोर्ट में सामना कर रहे हैं। मानहानि के एक केस में आज दिल्ली के सीएम को सुप्रीम कोर्ट में अपनी गलती माननी पड़ी। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील एएम सिंघवी ने कहा और कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल से गलती से एक वीडियो रीट्वीट हुआ था। यह वीडियो एक यूट्यूबर से जुड़ा हुआ है जिसने बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ ऐसा कंटेंट डाला था जो विवादित था, और इस वीडियो को अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। अब अरविंद केजरीवाल खुद ये मान रहे हैं कि वो वीडियो रीट्वीट करके उन्होंने गलती कर दी, यानी दूसरे शब्दों में वो ये भी मान रहे हैं कि वो जिस वीडियो को रीट्वीट किया था उसका कंटेंट सही नहीं था। तो इसलिए ऐसे यूट्यूबर से बचना चाहिए। देखिए सर जी फंस गए ना, क्योंकि किसी ने मानहानि का केस ठोक दिया। जो यूट्यूबर है वो तो विदेश में बैठा है, वो तो बच गया। सर जी यहां फंस गए, जाके बोलना पड़ा कि अरे हमसे गलती हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि की शिकायत करने वाले याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वो इस मामले को अब खत्म करना चाहते हैं। केस की अगली सुनवाई अब 11 मार्च को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि एक यूट्यूबर जो जर्मनी में रहता है वो ऐसे कई वीडियो बना चुका है जिसका कंटेंट फेक होता है। ऐसे कंटेंट को शेयर करना भी मानहानि के दायरे में आता है। यह पहली बार नहीं है जब केजरीवाल कोर्ट में अपनी गलती मान रहे हैं। केजरीवाल पहले भी कई बार माफी मांग चुके हैं, कई बार पलटी मार चुके हैं। जिम्मेदारी से दूर भागना और दूसरों पर आरोप लगाना केजरीवाल की राजनीति का मेन पॉइंट रहा, यह उन पर आरोप लगता है। यानी केजरीवाल का वही पुराना राग है कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे। हम तो दिल्ली को शंघाई बना देना चाहते हैं जी, लेकिन मोदी सरकार होने नहीं दे रही, और ऐसे माहौल में सरकार चलाने के लिए खुद को नोबेल प्राइज मांग रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ये नहीं बता रहे कि दिल्ली में पानी के बिल लाखों लाख रुपए के कैसे आ रहे हैं। उसके लिए तो वो खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मामला आज का नहीं है। दिल्ली में पानी के बिलों में गड़बड़ी की शुरुआत कोविड के बाद हुई थी। 3 साल हो गए कोविड को गए हुए। कोविड का वायरस खुद भूल गया है कि वो कोविड का वायरस है। नरेंद्र मोदी ने इस 3 साल में देश
की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बना दिया। लेकिन 3 साल हो गए और अभी तक दिल्ली में पानी के बिल ही सही नहीं आ पा रहे। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले केजरीवाल दिल्ली में घूम घूम कर कह रहे हैं कि वो सारे बिल सही करवा देंगे। 3 साल में आपको समझ में नहीं आया कि बिल सही भेजना चाहिए था? एक बार सुनिए इनको, फिर इसके भी फैक्ट्स बताता हूं। समस्या शुरू हुई कोरोना काल में। कोरोना काल में कोरोना की वजह से कई महीने मीटर रीडिंग लेने नहीं गए। उन्होंने दफ्तर में बैठ के ही अपनी फर्जी मीटर रीडिंग भर दी। उसकी वजह से गलत बिल आने लगे, जनता ने भरे नहीं, उस पर इंटरेस्ट लगता गया, उस पर एलपीसी पेनल्टी लगती गई और बिल लाखों में पहुंच गए। इसकी वजह से पूरी दिल्ली के अंदर हमने एक असेसमेंट किया है, लगभग 11 लाख परिवारों के बिल गलत आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। 11 लाख परिवारों के बिल ठीक नहीं किए जा सकते। ठीक करने लग गए 80 साल लगेंगे। खुद कह रहे हैं कि 11 लाख लोगों के बिल गलत आ रहे हैं। तो बॉस, 3 साल से अगर आपकी सरकार सोई ना रहती, 3 साल पहले ठीक कर लेती, तो 11 लाख लोगों के गलत बिल ना आ रहे होते। इतना पैसा ना इकट्ठा हुआ तो अब आप कह रहे हैं कि बिल फाड़ दो। बॉस, जेब से पैसा जाएगा या आम आदमी के टैक्स पेयर का पैसा है? पानी के बिल को लेकर केजरीवाल का क्या गणित है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि कैसे एक बूढ़ी महिला ने केजरीवाल के सामने ही उनकी पोल खोल दी। माता जी कैसी हो? आप भी घूम के आए? तीर्थ यात्रा गई थी? कहाँ गई थी? मैं कहीं नहीं गई। अच्छा, इनको ले इनका करवाओ तीर्थ यात्रा में। इनका भी तो करवाओ, मेरा भी बीमार है, कुछ क्या बताओ? 1.25 लाख रुपया बिजली का आया है। बिजली तो जीरो आया है, पानी का अम्मा भरने की जरूरत नहीं है, मैं करा दूंगा, जीरो करा दूंगा। खाने को नहीं, कहाँ से भरे? नहीं, जीरो करा दूंगा। अच्छा, आप देखिए आसपास के लोग कितने मजेदार हैं। केजरीवाल जी अपने मन से कह रहे हैं कि अच्छा अम्मा को दर्शन कराए कि नहीं कराए? सबने कह दिया हाँ कराए। अम्मा कह रही हमको कहीं नहीं ले गए। उसके बाद कह रही हैं कि 1.25 लाख रुपए का बिल आया है। तो कह रहे भरने की जरूरत नहीं। कह रही भरने की जरूरत, भरूंगी कहां से? मेरे पास खाने को नहीं है, 1.25 लाख रुपए का बिल भरूंगी। ये हाल हो रखा है दिल्ली में। दिल्ली में पानी के बढ़े हुए बिल के पीछे की वजह केजरीवाल खुद बता रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि पानी के बिल सही करने में इतना समय क्यों लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, केजरीवाल के मुताबिक कोविड के बाद पानी के बिलों में गड़बड़ी, यानी 2020-21 के बाद से पानी के गलत बिल आने शुरू। 3 साल से दिल्ली के लोग बढ़े हुए बिल से परेशान हैं। केजरीवाल लगातार बिल कम करने की बात ही कर रहे हैं। इस दौरान पानी का बिल ब्याज की वजह से लाखों रुपए तक पहुंच गया। केजरीवाल एक समस्या को पिछले 3 साल से खत्म नहीं कर पा रहे, जबकि पिछले 3 सालों में देश कहां से कहां पहुंच गया। कोविड की वैक्सीन बनी, पूरे देश में सभी को 2-3 बार लग भी गई। पीएम मोदी देश की इकोनॉमी प्री कोविड स्टेज पर लेकर आ गए। भारत में G20 जैसा इंटरनेशनल समिट आयोजित हो गया। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है, रुके काम पूरे हो रहे हैं। लेकिन केजरीवाल 3 साल से दिल्ली में पानी के बिल ठीक आ जाएं, यही समस्या ठीक नहीं कर पाए और ये पॉलिटिक्स बदलने आए थे। केजरीवाल अब कह रहे हैं कि दिल्ली में पानी के बढ़े हुए बिलों को वन टाइम सेटलमेंट के जरिए जीरो कर देंगे। ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम क्या है जरा वो भी समझिए। जिसका गलत बिल आया उसके 5 साल के 2 बिल निकाले जाएंगे, जो सही होंगे फिर इन 2 ठीक बिलों का औसत निकाला जाएगा। इसी औसत के हिसाब से सारे बिल बनाए जाएंगे। अगर औसत 20,000 लीटर प्रति महीने से कम होगा तो बिल जीरो हो जाएगा। अगर किसी के सारे बिल गलत ही आए हैं तो उसके पड़ोसियों के बिल का औसत निकाला जाएगा और पड़ोसियों के बिल औसत के हिसाब से नया बिल तैयार किया जाएगा। केजरीवाल का आरोप है कि पानी के बिल के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को बीजेपी ने एलजी से कहकर रुकवा दिया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि अगर पानी के बिल गलत है तो वो सीधे जीरो करने चाहिए। सुनिए एक बार। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि केजरीवाल यह भी कह रहे हैं कि भाई अगर मेरे 7 सांसद दिल्ली से जिता दो तो 2 मिनट में यह काम हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाए। अब 62 विधायक जो काम नहीं कर पा रहे दिल्ली में, वो 7 सांसद पता नहीं कैसे कर देंगे। हालांकि आगे बढ़ूं उससे पहले आपको अरविंद केजरीवाल से जुड़े एक और सर्वे का रिजल्ट बता देता हूं। आज मैंने अपने नए शो देश का मूड मीटर, जो शाम 5:55 पर आता है, उसमें पब्लिक से यह भी पूछा था कि चुनाव से पहले केजरीवाल का पानी का बिल माफ करना क्या दिखाता है। सर्वे में ज्यादातर लोगों ने माना कि केजरीवाल वोट के लिए सब कर रहे हैं। 92.5% लोगों ने माना कि सब वोट के लिए हो रहा है। मात्र 6% ने माना कि सेंटीमेंट के लिए कर रहे हैं और पब्लिक का भला हो रहा है, ये मानने वाले 2% लोग भी नहीं। अब आपको आज के 2 लकी विनर बता देता हूं। 2 के नाम तो हमने शाम में ही आपको बताए थे।
एक लकी विनर थे तरुण गुप्ता, जिन्होंने वोट किया था दिल्ली से, और मेघा त्यागी। 2 और लकी विनर जिन्होंने देश का मूड मीटर में वोट किया और आज के विजेता हैं, उनके नाम बता दूं। एक है राम कुमार शर्मा हरियाणा से, 9111 उनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट, और विपुल पटेल गुजरात से, उनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है 747। तो आप चारों को बहुत बधाई। आप भी अपनी राय बता सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं शाम 5:55 पर देश का मूड मीटर शो का हिस्सा बनकर। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, यूपी में पेपर लीक करने वालों के घर बुलडोजर चलवाएंगे क्या सीएम योगी? यूपी में पर्चा लीक करने वालों तक पुलिस कैसे पहुंची? लाखों छात्रों को कैसे राहत मिलेगी? इसका चैप्टर। यूपी के 48 लाख स्टूडेंट्स के साथ धोखा करने वाले पेपर लीक गैंग के उल्टे दिन शुरू हो गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन स्टूडेंट से वादा किया है कि अगले 6 महीने में फिर से एग्जाम करवाया जाएगा और पेपर लीक करने वाले गैंग के एक-एक आदमी को ढूंढकर उनके साथ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आने वाले समय के लिए एक नजीर बन जाए। सीएम योगी इस ऐलान के बाद यूपी के 48 लाख स्टूडेंट्स का गुस्सा कुछ शांत हुआ है। 17 और 18 फरवरी को इन स्टूडेंट्स ने यूपी पुलिस भर्ती का एग्जाम दिया था, लेकिन यह पता चला कि पुलिस भर्ती का पेपर तो लीक हो चुका है। इस खबर के बाद लाखों छात्रों की उम्मीद टूट गई। उन्हें लगा कि उनकी सारी तैयारी और मेहनत बेकार चली गई। इसके बाद ये स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। इनकी मांग थी कि पेपर लीक के आरोपियों को पकड़ा जाए और फिर से एग्जाम करवाया जाए, यानी री एग्जामिनेशन। सीएम योगी इस मामले को पर्सनली देख रहे थे और जैसे ही यह कंफर्म हुआ कि वाकई पेपर लीक हुआ है और इसमें कई गैंग शामिल हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस केस को सुलझाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ बना दी। सीएम योगी के ऐलान के बाद पिछले 48 घंटे में यूपी एसटीएफ ने यूपी समेत कई राज्यों में छापेमारी शुरू की। अब तक पूरे यूपी से बहुत से आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई गैंग के लोग पुलिस के हाथ लग चुके हैं ताकि इस गैंग के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। बहुत से लोगों के फोन रडार पर हैं और उनकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम की पुरानी हिस्ट्री चेक की जा रही है। आज सुबह तक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 391 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। कानपुर में 6 टीम एक्टिव हैं और कई कोचिंग संचालक से पूछताछ की गई है। एसटीएफ की टीम पेपर लीक के पुराने सिंडिकेट को भी खंगाल रही है कि कहीं पुराना कनेक्शन तो नहीं है। सिर्फ यूपी में ही नहीं, दिल्ली, हरियाणा और बिहार तक से आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। इन आरोपियों के पास से कैश के साथ मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और नकली डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। अगर किसी के पास पेपर लीक की कोई जानकारी है तो उसके लिए ईमेल आईडी दिया गया है कि secyapppoint@nic.in पर आप जानकारी शेयर कर सकते हैं। पेपर लीक करने वालों को सीएम योगी ने क्या कहा है यह भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि इस बयान ने यूपी के लाखों स्टूडेंट्स के मन में एक नया आत्मविश्वास पैदा कर दिया है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। कई छात्र उम्मीद करेंगे कि योगी जी जो कह रहे हैं वो हो, क्योंकि कहने और न होने के बीच में छात्रों को भुगतना पड़ता है। सीएम योगी के इस अल्टीमेटम को अभी करीब 24 घंटे ही हुए हैं, लेकिन तब से अब तक कई गैंग के लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसके लिए यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक से जुड़े कई पुराने गिरोह को रडार पर लिया और उनके लिंक्स चेक किए गए। इसके बाद यूपी के अलावा हरियाणा, बिहार और दिल्ली के कई आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने इन लोगों के मोबाइल से डिजिटल एविडेंस और व्हाट्सएप चैट की ट्रेसिंग शुरू की।
इससे कई संदिग्धों की पहचान हुई जिनसे पूछताछ की जा रही। इनमें से कई आरोपियों ने अपने सोर्स के बारे में भी तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया जब पुलिस ने थोड़ा सा दबाव बनाया। एसटीएफ गुनाहगारों और मददगारों की लिस्ट तैयार कर चुकी है। अब तक इस मामले में 7 अहम आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उसमें नीरज यादव, मोनू मलिक, रजनीश रंजन, राजकुमार गुरबचन और रिया चौधरी नाम की लड़की भी शामिल है। पुलिस ने सबसे पहले गाजियाबाद से एग्जाम देने वाली रिया चौधरी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूरे रैकेट की कड़ी खुलती चली गई। ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे और पेपर एक दूसरे को भेज रहे थे। रिया चौधरी ने पुलिस को गुरबचन की डिटेल दी। वहां से पता चला कि मोनू मलिक और कपिल से इनके तार जुड़े हुए। मोनू मलिक और कपिल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पेपर लीक कराने वाले गैंग के लोग। इसके बाद लखनऊ से कृष्णा नगर से सत्य अमन की गिरफ्तारी हुई तो यह पता चला कि बलिया के रहने वाले नीरज यादव ने व्हाट्सएप पर पेपर और उसके आंसर्स भेजे थे। नीरज के बारे में यह भी पता चला कि वो इससे पहले मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था, लेकिन नौकरी से निकाले जाने के बाद वो पेपर लीक गैंग में संपर्क में था। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि नीरज को यह पेपर मथुरा के रहने वाले किसी उपाध्याय ने भेजा था। इसके अलावा झांसी से रजनीश रंजन को लाखों रुपए में पेपर बेचने के आरोप में पुलिस ने पकड़ा। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि उसका लिंक बिहार के रंजीत डॉन से। यूपी पुलिस और एसटीएफ अब यह पता करने में जुटी हैं कि इन सब का क्या कनेक्शन है पूरे तौर पर और पूरा सिंडिकेट काम कैसे कर रहा था। पुलिस को शक है कि ये सब लोग सिर्फ पेपर लीक गैंग के एजेंट्स हैं, क्योंकि मास्टरमाइंड कोई और हो सकता है। महीनों की तैयारी के बाद जब कोई पेपर लीक होता है तो मेहनत करने वाले छात्रों का सारा आत्मविश्वास हिल जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब यूपी में कोई पेपर लीक हुआ है। लेकिन पेपर लीक करने वालों का सीएम योगी क्या हाल करते हैं, यह भी आपको याद दिलाता हूं। 2021 में यूपी टीईटी का पेपर लीक हुआ था तो योगी सरकार बुलडोजर दौड़ा दी थी और शिक्षा माफिया की संपत्ति को ढा दिया गया था। 30 शिक्षा माफियाओं पर अगस्त 2023 तक एक्शन लिया जा चुका है। प्रयागराज के शिक्षा माफिया डॉक्टर केएल पटेल की 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। गाजीपुर के महेंद्र कुशवाहा की 4 करोड़ 80 लाख की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। गाजीपुर के ही शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा की 3 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क हो चुकी है। देवरिया के शिक्षा माफिया राकेश सिंह की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। जून 2023 में यूपी ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा में 200 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। जून 2023 में हुई यूपी एसएससी की वीडियो परीक्षा में 100 से ज्यादा आरोपियों की धरपकड़ हुई। जुलाई 2022 में हुई राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने वाले सॉल्वर गैंग के 21 लोग पकड़े गए। मई 2022 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 100 से ज्यादा जालसाज गिरफ्तार किए गए। यानी सालों का सड़ा हुआ सिस्टम है जिसको सीएम योगी साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है कि रातों रात सब ठीक हो जाएगा। सीएम योगी के पुराने रिकॉर्ड को देखकर इस बार भी छात्रों को पूरा भरोसा जरूर है कि योगी आदित्यनाथ पेपर गैंग के लोगों को, पेपर लीक गैंग के लोगों को छोड़ने वाले नहीं। यूपी के स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं आपको वो भी सुनवाता हूं। पहले भी देखा गया था कि जब भी ऐसा पेपर लीक होता था या ऐसी कोई घटनाएं होती थी तो उसको दबा दिया जाता था। ये कहा जाता था कि वो अफवाह है। अब ये हो गया है इस गवर्नमेंट में कि ये जो बीजेपी है कि ये मतलब क्या कि पेपर भी लीक हो रहा है तो मतलब ये दोबारा पेपर ले रही है। भले ही एक पेपर लीक हो या एक डिस्ट्रिक्ट में हो, बट ये दोबारा पेपर ले रही है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। यानी एक्शन को लेकर छात्रों में विश्वास तो है, लेकिन यह विश्वास और मजबूत करना हो। री एग्जामिनेशन भी कोई अच्छी चीज नहीं है भाई। किसी का मान लीजिए अच्छा एग्जाम गया, उसका छूट गया, फिर उन लोगों पे भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने शुरू में इसे अफवाह बताया था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। क्यों अफवाह उड़ा दिया आप बॉस कि नहीं पेपर लीक हुआ? आपने क्यों नहीं कहा कि अच्छा हम दिखलवाते हैं, जांच करते हैं? ऐसे लोगों पे भी एक्शन होना चाहिए और यह सिस्टम जितनी गहराई तक हो सके जाकर साफ करना चाहिए। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिस रेलवे को सबने बताया बेकार, मोदी ने उसी में कैसे कर दिया चमत्कार, अब इसका चर्चा। आज पाठशाला में बताएंगे कि कैसे पीएम की पहल ने पिछले कुछ सालों में भारतीय रेल का कायाकल्प कर दिया है। पहले उन परियोजनाओं की झलक देखिए जिनका आज पीएम मोदी ने रेलवे के विकास के लिए एक साथ सैकड़ों परियोजनाओं का शिलान्यास किया और रिकॉर्ड बना दिया। रेलवे के विकास के लिए 41,000 करोड़ की परियोजनाएं लाई गई। 2,000 परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास हुआ। 2,000। 553 अमृत रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा।
1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास हुआ। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परियोजनाएं बनी। पीएम मोदी ने जिस अमृत स्टेशन योजना के तहत देश के 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की परियोजना की शुरुआत की है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले देखिए इस योजना के शुरू होने से रेलवे स्टेशन की तस्वीर किस तरह बदल जाएगी। एक बार रीडेवलपमेंट का काम पूरा होने पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह का नजर आएगा। रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन के चारों तरफ एलिवेटेड रोड का कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन में 4 मंजिल वाला रूफ प्लाजा होगा, जिसमें यात्रियों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। अब देखिए कि रीडेवलपमेंट के बाद अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन कैसा नजर आएगा। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को मोढेरा सूर्य मंदिर जैसा डिजाइन किया गया है। यहां भी स्टेशन तक पहुंच आसान बनाने के लिए एलिवेटेड रोड कॉरिडोर तैयार होगा, यानी आपको लगेगा कि कहीं अलग ही जगह आ गए। रेलवे के विकास का ही नहीं, पीएम मोदी तो विकसित भारत का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर चुके हैं और पीएम मोदी को पूरी उम्मीद है कि देश की जनता उनके संकल्प को पूरा करने के लिए उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में जीत दिलाएगी। इसलिए विकास परियोजनाओं के शिलान्यास के वक्त पीएम मोदी ने तीसरे टर्म का भी जिक्र किया। एक बार सुनिए पीएम मोदी को, फिर आगे की बात। आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। पीएम मोदी ने रेलवे के विकास को लेकर जो संकल्प लिया है, उसकी वजह से पिछले 10 सालों में यानी देश में मोदी सरकार आने के बाद क्या बदलाव आए हैं, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। पिछले 10 सालों में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा नई रेल लाइन का निर्माण किया जा चुका है। इस दौरान करीब 40,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, यानी इन लाइंस में बिजली से चलने वाली ट्रेनें चलने लगी। इसके साथ ही 6,000 स्टेशन पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा शुरू हो चुकी है। यही नहीं, 2,500 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे माल की ढुलाई में तेजी आई है। इसके अलावा रेलवे को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं वाली हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है। और अब एक साथ 2000 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। सोचिए, ये वो रेलवे जिसको लोग कहते थे कि बर्बाद है, क्या है, तो नुकसान देता है, उसको आगे ले जाने की दिशा में कितना बड़ा कदम।